भारती। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को मंजरी वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार। नमस्कार और नमस्कार बुआ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक साथ मैं करती हूँ, परिवार की तरह स्वागत करती हूँ। बिल्कुल परिवार की तरह स्वागत करती है। विश्व परिवार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हमें, हमारे परिवार के सभी सदस्यों को। बिल्कुल ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ साथ बुआ, हम लोग सखी सहेली पर अपने विषयों के बारे में बात कर लेते हैं कि आज हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग से बचें, इसके बारे में बात यानी कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है और किस किस तरीके से हो सकती है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखना है जी। और वहीं सखी विशेष में हम बात करेंगे विद्यावती कोकिल की। कोकिल जी के बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे विश्व परिवार दिवस के बारे में, हमने बताया ही है। और इसके साथ साथ हम माँ की ममता के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि कल हमने मातृत्व दिवस मनाया है, बहुत जोर शोर के साथ सभी ने बहुत प्यार से मनाया है। तो माँ की ममता, इस पर बात करना भी जरूरी है। और जिसकी तैयारी हमने की थी और जिसके लिए आप भी तैयार थे श्रोता, यानी कि आप इंतजार कर रहे थे, और कथा सुधा हम लेकर हाजिर हैं। आज इसकी पहली कड़ी सुनेंगे और इसमें कहानी विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी ताई है, जिसको आप सुनेंगे। इसका हम सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। तो बस बड़ा अच्छा लगेगा जब ये कहानी हमारे बीच आएगी, है ना? ये तो भाई देखो, हमारे श्रोता बताएंगे कि कैसा लग रहा है ना? जी बिल्कुल। और जैसे कि हम बात करने वाले हैं विश्व परिवार दिवस के बारे में, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने सन 1994 को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस घोषित किया था। और पूरे विश्व में परिवार की क्या अहमियत है लोग ये जाने और समझें, और इसलिए हर साल 15 मई की तारीख तय की गई। साल 1995 से ये दिवस मनाया जा रहा है। और किसी भी समाज का केंद्र जो होता है वो परिवार ही होता है। परिवार में हर उम्र के लोगों का साथ खुशी के पल लाता है। और इस दिन कई कार्यक्रम करके ये दिन उत्सव की तरह मनाया जाता है। और ये जो दिन है, ये इसका महत्व सभी जानते हैं, क्योंकि परिवार की अगर परिभाषा की हम बात करें, चिन्ह की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम परिवार की परिभाषा की बात करते हैं। तो बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखकर भेजी है हमारे साथी ने। जहां नहीं होता है कोई ईगो या औपचारिकता से सरोकार, एक दूसरे की सलामती के लिए होती रहती है छोटी मोटी तकरार। जहां कभी अपनों के लिए अनिवार्य नहीं कोई आभार, पत्नी की मुस्कुराहट पर पति हो जाए निसार, अक्सर झेलता रहे निरीह बन पत्नी के प्रवचनों का गुब्बार, फिर भी हर गतिविधियों में हो अपनापन का दीदार। कभी को किसी को बहन से झिड़की तो किसी को भाई से दुलार, कभी पिता के कंधों से चांद देखना तो कभी माँ के गोद पर जमाना अधिकार, कभी दादी की कहानी व दीदा तो कभी दादा की डांट फटकार, और कभी नानी के तोहफे की बखान, कभी बुआ के पकवानों की बहार, माँ पर कब्जा जमाने के लिए बना देना तकिए की दीवार। एक छू कर देखे, दूसरा थर्मामीटर लगावे, तीसरा दवा खिलावे होने पर बुखार। एक दूसरे के लिए कष्ट झेल कर भी नहीं जताना कोई उपकार। आखिर में गिला शिकवा भूल कर हंसी ठिठोली में होता उपसंहार। भारतीय परिवेश में इसी संस्था को आप कहते हैं आदर्श परिवार। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ये कविता जो है लिखकर भेजी है। और बुआ, इसी तरह एक संदेश है कि मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। मुखिया परिवार का हो तो समाज का हो या किसी धर्म संस्था का, उसमें समता, ममता और क्षमता, इन तीनों का योग होना जरूरी है। अपने परिवार को माली बनकर सीखना चाहिए, ना कि परिवार का मुखिया बनकर। परिवार ही हमारी एकमात्र जगह है जहां हमें खुद की सारी कमियों के बावजूद स्वीकार किया जाता है। अगर परिवार की कोई बात कड़वी लग गई हो तो कुछ हंसकर बोल दीजिए, कुछ हंसकर टाल दीजिए। परेशानियां तो बहुत हैं, कुछ वक्त पर डाल दीजिए। कितना क्या बात है संदेश। और वक्त पर डालने के लिए जरूरी है कि आपको एक परिवार का माहौल मिले, तभी ये टल पाती है चीजें। तो वक्त पर डाल दिया जाता है और वक्त इसे टाल भी देता है जब आप परिवार में रहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम परंपरा भारतीयों की पहचान है। आज विश्व परिवार दिवस, सभी को बधाई। हम भारतीयों ने अभी भी संयुक्त परिवार के साथ रहते हुए पहचान स्थापित की है। समय के बदलाव के साथ एकल परिवार भी हुए हैं, पर फिर भी आज तीज त्योहार पर साथ ही खुशियां मनाने का मजा
आप सब में हमको जोड़ता है। सबसे बड़ी बात, कोरोना काल में सभी को परिवार का महत्व एक बार पुनः समझ में आया। बस वही खुशी के पल हैं जब हम सब सुख दुख में एक साथ हैं। क्या बात तो है, ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल। और देखिए, इस दिन के लिए एक प्रतीक भी होता है, उस प्रतीक का एक चिन्ह है, उसमें हरे रंग का एक गोल घेरे में, हरे रंग के एक गोल घेरे के बीचों बीच एक दिल और घर अंकित किया गया है। और इससे पता चलता है कि किसी भी समाज का केंद्र परिवार ही होता है, वहीं से अच्छे संस्कार मिलते हैं जिससे समाज का निर्माण होता है। तो इस तरह की बातें जो इस दिन को मनाने के लिए खास तरह का एक चिन्ह बना दिया गया प्रतीक और रूप में। हाँ, बिल्कुल बहुत प्रतीकात्मक है और बड़ा प्यारा है एक दूसरे की, क्योंकि परिवार में ही क्या होता है ना, एक दूसरे की सुरक्षा के वादे होते हैं, इरादे होते हैं। अब हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि इस रिश्ते की गरिमा को बनाए रखें। और ये बात अगर सब समझ लेते हैं तो जाहिर है कि जो अवधारणा है या जो उद्देश्य है परिवार का, वो पूरा हो जाता है। हम संस्कृति की बात अगर करते हैं तो हमारे साथियों ने लिखा ही है, वैसे ही परंपरा में पारिवारिक एकता पर होना हमेशा से बल दिया जाता है। परिवार एक संसाधन की तरह होता है। संयुक्त परिवार में सभी का मिलजुल कर रहना एक आदर्श परिवार को बनाता है। और एकल परिवार में भले ही सब अकेले देखते हैं, लेकिन परिवार होता है। और चाहे वो आप एकल परिवार में रह रहे हो, वहां पर भी उन सारी खुशियों को रखा जा सकता है। और जो भी कह सकते हैं ना, नियम कह लीजिए या जो भी भावनाओं की बात कहना चाहिए, कि एक सूत्र में पिरोने वाली बात है कि सहिष्णुता हो, थोड़ा सा एक दूसरे को समझने की जरूरत हो, पदों की गरिमा हो, कि रिश्तों की गरिमा हो, उसमें ऊष्मा बनी रहे। इन सब चीजों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो चाहे परिवार छोटा हो बड़ा हो, वो हमेशा खिलखिलाता मुस्कुराता रहेगा। बिल्कुल। और परिवार में मर्यादा और परस्पर कर्तव्य पर बल दिया जाता है। जो परिवार की नींव मजबूत करता है वहाँ अनुशासन और कई नियम कानून होते हैं। और बुआ, इस वर्ष की थीम है कि परिवार और जनसांख्यिकीय परिवर्तन, जिसका मकसद जनसंख्या में होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव और परिवारों पर उनके प्रभाव को लेकर ध्यान केंद्रित करना है। और परिवार वैसे भी कहते हैं कि पहली पाठशाला होती है हमारी एक अच्छे नागरिक बनने के लिए। बुनियादी मूल्य हैं जैसे कि देशभक्ति हो, ईमानदारी हो, सहिष्णुता हो, बंधुत्व की बात हो, और सभी के लिए समान भाव रखने की बात हो। ये सब हमें परिवार से ही मिल जाता है। और बिना पढ़ाए, बिना कुछ सीखे, मतलब सिखाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। परिवार में ये सारी चीजें, गुण हमें अपने आप मिल जाते हैं। तो खुश रहने के लिए और एक संबल की तरह से समाज में मजबूती से पैर टिकाकर आगे बढ़ने के लिए परिवार बहुत जरूरी है। जी। कथा सुधा, कहानियों का दरिया, लहरों में गोते लगाएंगे, कभी हंसेंगे तो कभी आंखें नम कर जाएंगे। कभी परिवार तो कभी सामाजिक सरोकार की बातें होंगी। सरकार, अभी तो मेरे पास रुपए है नहीं। मेरा नीम का पेड़ गिरवी धरा हुआ है। इतना पुराना पेड़ गांव भर में दूसरा नहीं है। अरे सरकार, पेड़ न कटवाइएगा, रुपए मैं दे ही दूंगा। सुनिए ऐसी ही कुछ कहानियां 15 मई से हर सोमवार दोपहर 3 बजे कार्यक्रम सखी सहेली में कथा सुधा। भाई, आज कौन सी तारीख है? आज 15 तारीख है, सोमवार का दिन है। तो आज बड़ा खास दिन है। तो सबको पता ही चल चुका है कि कथा सुधा आएगी और उसमें ताई की नामा कहानी हम लोग सुनेंगे। जी। और हमारे बहुत सारे साथियों ने मदर्स डे के बारे में भी लिखा है। माँ की ममता के बारे में अगर हम बात करें तो परिवार और दोनों जुड़ा हुआ ही एक तरीके से है। साथी लिखते हैं कि कल ही मदर्स डे था। मैं परिवार की बड़ी बहू थी। जब माँ बनी थी तब सभी को बहुत खुशी हुई। प्यारी सी गोरी चिट्ठी बेटी को घर वाले अड़ोसी पड़ोसी खिलौना समझते। जब वो रोती तब मेरे पास लाते। वो खुशी याद है। माँ बनना कितना सुख देता है। आज परिवार दिवस है। मेरे परिवार में हम 25 लोग थे। बहुत सारी रोटियां बनाते। 3 देवरानी थी। मिलकर काम करते। कोई झगड़ा नहीं होता था। परिवार में थोड़ा त्याग और ज्यादा सहन शक्ति चाहिए, सब ठीक होता है। आज सभी अपने अपने घर परिवार में खुश हैं, लेकिन त्योहार साथ मनाते हैं। कोई दुख सुख हो तो सब एक हो जाते हैं। मैं अपने परिवार में खुश हूँ। ईश्वर सबको सुखी रखे। क्या बात है। और एक संदेश और है मिला है कि मुझे याद है कि जब मम्मी को
कैंसर हुआ था। हम उन्हें लेकर मुंबई गए थे, तब पूरा परिवार हमारे साथ था। मेरे दोनों ताऊ जी, मेरी बुआ, मामा, नाना, नानी, इन लोगों ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा और मम्मी हमें छोड़कर चली गई तो हम लोगों का पूरा ध्यान रखा, कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। आज भले ही सब लोग अलग अलग रहते हैं पर सभी त्योहार साथ में मनाते हैं। हारी बीमारी में सब एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। शादी विवाह में सभी जिम्मेदारियां मिलकर निभाते हैं। भगवान का बहुत धन्यवाद है कि मुझे ऐसा परिवार मिला। देखो भाई, ये तो बड़ी प्यारी प्यारी बात लिख रहे हैं और आगे भी हम अगर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने और भी लिखा कि मैं 13 साल का था तब क्या हुआ। लेकिन बीच में एक और बड़ी मजेदार बात यह है कि माँ की ममता सिर्फ प्यार ही नहीं है, माँ के गुस्साए आंखों में भी ममता ही छलकता है। भाई बहन वाले परिवार में जब किसी गलती पर डांट पड़ती तो यही लगता माँ मुझे कम प्यार करती है और उसे ज्यादा करती है। पर जब खुद माँ बनी तब समझ में आया कि माँ का ममत्व ही था जो डांट कर कभी इमोशनल ब्लैकमेल करके हमारी गलतियों को सुधारती थी कि आगे चलकर मेरे बच्चों को इस नासमझी के चलते तकलीफ ना हो। ये माँ की ममता ही तो होती है जी। और बुआ, एक बड़ी प्यारी सी कविता है, निंदिया बहुत ललन को प्यारी। तो ये हम सुनाते हैं कि अपने प्राणों को दीपक कर जीवन को कर बाती, अपने प्राणों को दीपक कर जीवन को कर बाती, सिरहाने बैठी बैठी हूँ कब से उसे जगाती, भबक उठी है छाती मेरी, आंखें हैं कुछ भारी, निंदिया बहुत ललन को प्यारी। क्या बात है। कभी हंसाने से न हंसा वह ऐसा असमझ भोरा, सोते सोते हंसा नींद में मेरा कौन निहोरा, प्रतिदिन मन मारे रह जाती कितनी उत्सुकतारी, निंदिया बहुत ललन को प्यारी। बड़ी प्यारी लोरी है ये तो। और बुआ, ये जो कविता है तो ये हमारी जो कवित्री हैं विद्यावती कोकिल जी, ये उनकी लिखी हुई कविता है जी। और हम परिवार की बात कर रहे थे तो हमारे एक साथियों ने और भी साथियों ने बहुत सारी बातें माँ के ममत्व के बारे में लिखी है। इन्होंने लिखा है कि माँ की ममता का विषय बस यही कहूँगा, बात 1983 की है जब मैं 13 साल का था। मेरा एक्सीडेंट हो गया, बहुत चोट लगी और ऑपरेशन हुआ। 10 माह तक पलंग पर रहा। हर काम मेरी माँ करती थी, दवाई से दैनिक जीवन सभी काम करती थी। जब अस्पताल चेकअप के लिए जाता, पिताजी बहुत दूर मुझे गोद लेकर चलते थे, टैक्सी आ नहीं सकती थी, 3 मंजिला पिताजी मुझे लेकर आते जाते। आज मैं अपनी माँ पिताजी की कोई काम करता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा जितना मेरे माँ पिताजी ने किया। ऐसा समय मेरे जीवन में 3 बार आया है। बुआ जी ये ऐसा लिखते हैं तो बहुत बड़ी बात है कि आपके माता पिता, और वाकई वैसे एक बात बताएं कि ये हम गिन नहीं सकते कि हमने कितना किया या हम कितना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये समय की बात होती है। ईश्वर न करे उन्हें ज़रूरत पड़े तो आप नहीं कर रहे, हो सकता है आप किसी और का करेंगे या आपने खुद किसी और का किया होगा। तो ये चक्र ऐसा नहीं है कि हम आपको देंगे तभी आप हमें देंगे, है ना। सही बात है। और बस इसी तरह से ममता का तो कोई मोल ही नहीं है। हाँ, माता पिता दोनों ने किया और यही होता है परिवार का, यही महत्व है। और वैसे भी लिख रहे हैं कि परिवार का होना काफी सौभाग्य की बात होती है। इसके अभाव में व्यक्ति नितांत अकेला हो जाता है। परिवार एक व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है जो कि हमेशा व्यक्ति को सहारा देती रहती है। माता पिता हमारे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वो हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं। माता पिता के बिना हम अनाथ हो जाते हैं। हमारा ये परिवार ही हमें इस समाज में रहने का तरीका सिखाता है। और जब व्यक्ति एक परिवार में रहता है तो वो दुखों को भूल भी जाता है। और देखिए एक आगे लिखते हैं कि माँ की ममता के बारे में क्या लिखूं। माँ को शब्दों में बांध पाना असंभव है। वो ममता का वो सागर है जिसमें भावनाएं हिलोरे लेती रहती हैं। स्याही खत्म हो गई माँ लिखते लिखते, उसके प्यार की दास्तान इतनी लंबी थी। क्या बात है। तो भाई माँ की ममता वाकई ऐसी है। हमारे साथी भी लिखते ही जा रहे हैं। एक और बड़ी प्यारी सी पंक्ति है कि माँ की ममता, इस बारे में हम क्या कहें। ममता के बिना माँ हो ही नहीं सकती। माँ की वजह से ही हर दिन है। माँ ने हमें ये शरीर दिया है। ईश्वर के बाद माँ का स्थान है। भगवान खुद धरती पर आ नहीं सकते, इसलिए माँ दी जो अपने दुख भूल कर हमारे सुख के लिए जीती है। क्या बात है बुआ। तो भाई ये बात तो है कि माँ के बारे में जितना भी लिखा जाए कम है। हम जैसे बार बार कह रहे हैं और हमारे साथी भी लिखते ही जा रहे हैं और कोई भी पंक्ति ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको छोड़ा जा सकता है। जैसे इन्होंने लिखा है कि माँ की ममता कैसे लिखूं, तुझे शब्दों में पिरो रहा हूँ माँ। तपती दोपहरी में शीतलता है माँ, बारिश के रिमझिम फुहार है माँ, मिट्टी के कण कण में है माँ, घर की रोशनी में है माँ, परिवार का आधार है माँ, बच्चों में संस्कार है माँ। मातृत्व दिवस में मैं क्यों मनाऊं, तू तो हर क्षण साथ है माँ। तो इन्होंने लिखा है, खुद रचना की है ये। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई देखो, जैसे कि माँ की बात हम कर ही रहे हैं और तुमने पहले ही लोरी सुना दी और ये लिखी हुई थी विद्यावती कोकिल जी की, तो इनके बारे में हम बता दें
कि इनका जन्म हुआ था हसनपुर में ना? जी, विद्यावती कोकिल का जन्म 26 जुलाई सन 1914 ईस्वी में हसनपुर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। विद्यावती को भारत की प्रसिद्ध कवित्रियों में स्थान प्राप्त है। उनकी प्रारंभिक रचनाओं का प्रथम काव्य संकलन प्रणय, प्रगति एवं जीवना अनुभूति के हृदयग्राही गीतों के संग्रह के रूप में ये प्रकाशित हुआ था। और विद्यावती मूलतः एक गीतकार थी। गीति तत्व की सहज तरलता उनकी कविताओं की आंतरिक विशेषता है। उनका अधिक समय प्रयाग में ही बीता और इनका परिवार जो है पुराना आर्य समाजी और देशभक्त रहा है। स्कूल कॉलेज से ही आपकी काव्य साधना शुरू हो गई थी। अखिल भारत के काव्य मंचों और आकाशवाणी केंद्रों से फैलती रही, विस्तारित होती रही और इनकी सहज मधुर काव्य स्वर लहरी इनके कोकिल उपनाम को सार्थक करती रही है। और आपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने के कारण जेल की यात्राएं भी की और बाद में आपने अपनी सेवाएं दी, जिससे सेवा संस्थाएं और जना योजना सहयोग से संपन्न हुए। विद्यावती ने पौंडीचेरी के अरविंद आश्रम में भी काफी समय गुजारा और अरविंद दर्शन को कवि सहज अनुभूतियां प्रदान की। सन 1942 में माँ नाम से दूसरा काव्य संग्रह सामने आया और संपूर्ण विश्व को प्रजनन की एक महाक्रिया माना। जी, और 1952 में सुहागिन नाम की तृतीय कृति आई और जिसमें अब घर नहीं रहा मंदिर है और तुझे देश परदेश भला क्या जैसे गीत लिखे। इस कृति ने विद्यावती कोकिल को प्रसिद्धि खूब दिलाई। गीतों की विभोरता, तन्मयता और सहज अनुभूतिशीलता आज के नारी मनोविज्ञान, सामाजिक यथार्थ और मानवीय आकांक्षा को भजनों की पावनता प्रदान करती दिखाई देती है और आपकी रचनाएं सहज ही मन को छू लेती हैं। और सुहाग गीत है, लोक गीत संग्रह है ये इनका, और सन 1953 में प्रकाशित हुआ था। पुनर्मिलन सन 1956 में। और फ्रेम बिना तस्वीर इनका एक नाटक है। सप्तक जो अरविंद की 7 कविताओं का हिंदी अनुवाद है। अमर ज्योति नामक महाकाव्य है जो प्रकाशित नहीं हुआ। विद्यावती कोकिल जी ने महर्षि अरविंद के सावित्री महाकाव्य का हिंदी काव्य रूपांतर भी किया। और इनकी एक कविता याद आ रही है, चिड़िया क्यों उड़ जाती है, मुझको आता हुआ देखकर चिड़िया क्यों उड़ जाती है, मेरे सींचे हुए आम की इन बौराई डालों पर कठिन गगन यात्रा से थककर पहर पहर सुस्ताती है, मेरे कर से मेवा पिश्री लेने में शर्मा जाती, स्वयं उतरकर रूखा सूखा दाना चुगने आती है, मेरे मखमल के गद्दों से है कितना वैराग्य उन्हें, पत्रों के मचान पर बैठी पर दिन दिन भर गाती है, पत्रों के मचान पर बैठी पर दिन दिन भर गाती है, सोने के सुखमय पिंजरे पर आता उनको मोह नहीं, दिन भर तिनके बिन घोंसला अपना दूर बनाती है, मुझको आता देख चिड़िया क्यों उड़ जाती है, यहीं पेड़ के नीचे अपनी शाला नित्य लगाऊंगा, ताकूंगा गूंगे फूलों पर क्यों इतना बतियाती है, मुझको आता देख चिड़िया क्यों उड़ जाती है। और इस तरीके की तमाम रचनाएं करने वाली कोकिल जी 10 जुलाई सन 1990 को इस नश्वर कहना चाहिए संसार से उड़ गई। बिल्कुल। और जब भी इनकी कविताएं देखते हैं तो कितना उसमें प्रकृति से भरा, सुंदर, जीवों के प्रति कितना प्रेम है, इस तरह की उसमें भावनाएं मिलती हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि उन्होंने दिल को छूती हुई कविताएं लिखी हैं। बहुत सहज और सरल तरीके से लिखा है। लेकिन बात फिर आती है कि जब हम कभी साहित्य की बात करते हैं या कुछ बात भी करना चाहते हैं तो एक सहज सरल होना बहुत जरूरी है, तभी हम किसी के दिल तक पहुंच पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करें या बहुत कुछ ऐसा करें तभी हमें कुछ लगेगा कि हाँ ये बड़े मतलब विवेकपूर्ण है या विद्वान है। तो इसके लिए हम सामान्य तौर पर भी जो बातें करते हैं ना मंजरी बिटिया, तो हम सहज सरल रह सकते हैं ना। बिल्कुल रह सकते हैं। और अपनी बात, अपनी जो सहज भाषा में, अपनी आसान बोली में जब हम अपने मन के भावों को लिखते हैं तो वो दूसरे के दिल में सीधा पहुंच जाती है, उसको बहुत आसानी से समझ जाता है। तो कविता लिखना कहते हैं बुआ हर किसी के बस की बात भी नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई, ना कोई गीत लिख सकता है। नहीं तो अब तक हम कितना लिख चुके होते पता है, बहुत पूरी ये सब भर चुकी होती है, जितनी तुम किताब कागज लेके बैठी हो ना सब भरा होता हमारी कविताओं से जी। लेकिन बहुत आसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब एक निचोड़ होता है, निचोड़ होता है। और ऐसी ही आज की हमारी जो कहानी है वो भी इतनी ही सहज सरल, जैसे लगेगा कि वैसे तो हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा भी है मंजरी बिटिया कि ये हमने पाठ्य पुस्तक में पढ़ी थी, आज इसको सुनेंगे भी, तो भी कुछ ऐसी ही है जैसे लगेगा कि हम अपने परिवार में ही बैठे हुए हैं और हमारी ही कुछ बातचीत चल रही है। बिल्कुल, जैसे हमने कहा ना, हमने क्या कहा, हमारे साथी भी कह रहे हैं कि खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा शब्द है माँ।
क्या बात है। तो दुनिया की तमाम परेशानियां, दुख दर्द सब किनारे लग जाते हैं जब हम अपनी माँ की गोद में सर रखते हैं। क्या बात है। ऐसे ही दो पंक्ति और है। चलती फिरती हुई आंगन में अजां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है। क्या बात तो है। बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें और मतलब अलग अलग तरह से लोग अपने मनोभाव भेज रहे हैं हमारे तक। जी। अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ ऐसा ही मनोभाव लेकर आज हम कथा सुधा हाजिर हैं। तो सुनते हैं इसकी पहली कड़ी। जी। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। तो कथा सुधा कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं प्रसिद्ध साहित्यकार विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी से। कौशिक जी की गणना प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, गुलेरी जी के समकक्ष की जाती है। 1899 में अंबाला में जन्मे कथाकार विशंभर नाथ शर्मा कौशिक ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। अधिकांश कहानियां चरित्र प्रधान हैं। पात्रों के चरित्र निर्माण में मनोविज्ञान का सहारा लिया है। उनकी कहानियों के पात्र यथार्थ जीवन के जीते जागते लोग हैं, जो पारिवारिक जीवन की समस्याओं से जूझते हैं और उनके समाधान भी पाते हैं। मूल संवेदना को पूर्ण मार्मिकता के साथ प्रकट करती इनकी कहानियां कहीं न कहीं हृदय को छू जाती हैं। आज कथा सुधा में हम इनकी जो कहानी लेकर आए हैं वो है ताई। कौशिक जी की लिखी कहानी ताई भाव प्रधान कहानी है, जो कि ताई रामेश्वरी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी में एक स्त्री के जीवन और उसके स्वभाव की विविधताओं को घटनाओं के माध्यम से चित्रित किया गया है। ताई कभी रूढ़िग्रस्त महिला के रूप में उभरती है तो कभी निसंतान माँ के दुख को ढोती हुई दिखाई देती है। कभी ईर्ष्या और घृणा की साकार प्रस्तर प्रतिमा बन जाती है तो कभी ममता के सागर में डूबती दिखाई देती है। तो आइए कहानी ताई संग हम भी भावनाओं के इस सागर में गोते लगाएं। सुनिए ना ताऊ जी, क्या आप हमें रेलगाड़ी दिला देंगे? कहता हुआ एक 5 वर्षीय बालक बाबू रामजी दास की ओर दौड़ा। बाबू साहब ने दोनों बाहें फैलाकर कहा, हाँ बेटा, ला देंगे। उनके इतना कहते कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया और उसका मुख चूम कर बोले, क्या करेगा रेलगाड़ी? उसमें बैठकर बड़ी दूर जाएंगे। हम भी जाएंगे, चुन्नी को भी ले जाएंगे। अच्छा। बाबू जी को नहीं ले जाएंगे। क्यों? वो हमें रेलगाड़ी नहीं ला देते हैं ना। ताऊ जी, तुम दिला लोगे तो तुमको ले जाएंगे। और किसे ले जाएगा? बस, और किसी को नहीं ले जाएंगे। पास ही बाबू रामदास जी की अर्धांगिनी बैठी थी। बाबू साहब ने उनकी ओर इशारा करके कहा, और अपनी ताई को नहीं ले जाएगा? बालक कुछ देर तक अपनी ताई की ओर देखता रहा। ताई जी उस समय तक कुछ चिढ़ी हुई सी बैठी थी। बालक को उनके मुख का वो भाव अच्छा न लगा, अतएव वो बोला, ताई को नहीं ले जाएंगे। ताई जी सुपारी काटती हुई बोली, अपने ताऊ जी को ही ले जा, मेरे ऊपर दया रख। ताई जी ने ये बात बड़ी रुखाई के साथ कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरंत ताड़ गया। बाबू साहब ने फिर पूछा, अच्छा सुन, ताई को क्यों नहीं ले जाएगा? ताई हमें प्यार नहीं करती। जो प्यार करे तो ले जाएगा। बालक को इसमें कुछ संदेह था। ताई के भाव देखकर उसे यह आशा नहीं थी कि वो प्यार करेंगी। इससे बालक मौन रहा।
बाबू साहब ने फिर पूछा। क्यों रे, बोलता नहीं? ताई प्यार करे तो रेल पर बिठा के ले जाएगा। बालक ने ताऊजी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया, परंतु मुख से कुछ नहीं कहा। बाबू साहब उसे अपनी अर्धांगिनी के पास ले जाकर उनसे बोले, लो रामेश्वरी, इसे प्यार कर लो तो तुम्हें ले जाएगा। तुम ही रेल पर बैठ कर जाओ। मुझे ये सब तुम्हारी चुहलबाजी ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और मुझे नहीं जाना है। प्यार नहीं करोगी तो फिर रेल में नहीं बिठावेगा, क्यों रे मनोहर? बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में बैठाने की चेष्टा करते हुए बोले, क्यों रे मनोहर? मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से ढकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में चोट नहीं लगी, पर हृदय में चोट लगी। बालक रो पड़ा। बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, चूम कर पुचकार कर चुप किया और तत्पश्चात उसे कुछ पैसा और रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। बालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से अपनी ताई की ओर ताकता हुआ उस स्थान से चला गया। मनोहर के चले जाने पर बाबू रामजी दास रामेश्वरी से बोले, तुम्हारा ये कैसा व्यवहार है? बच्चे को ढकेल दिया, जो उसे चोट लग जाती तो? अरे लग जाती तो अच्छा होता। और वैसे क्यों मेरी खोपड़ी पर लादे देते थे? आप ही मेरे ऊपर डालते हैं और आप ही ऐसी बातें करते हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अच्छा, इसे खोपड़ी पर लादना कहते हैं? और नहीं तो क्या, और किसे कहते हैं? अब तुम्हें तो अपने आगे और किसी का सुख दुख सोचता ही नहीं। अब न जाने कब किसका जी कैसा होता है। तुम्हें इन बातों की तो परवाह ही नहीं, बस अपनी चुहल से काम है। क्या कह रही हो? अरे फिर बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी हो प्रसन्न हो जाता है, मगर तुम्हारा हृदय न जाने किस धातु का बना हुआ है। तुम्हारा हो जाता होगा और होने को होता है। हाँ होता है। अरे मगर वैसा बच्चा भी तो हो। और फिर भला पराये धन से भी कहीं घर भरता है? यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है तो फिर मैं नहीं समझता कि अपना धन किसे कहेंगे। बातें बनाना बहुत आसान है। अब तुम्हारा भतीजा है, तुम चाहे जो समझो, पर मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती। हमारे तो भाग ही फूटे हैं, नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते। और तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है भाई। आदमी संतान के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, पर तुम्हें इन बातों से क्या काम? रात दिन ये भाई भतीजों में मगन रहते हो बस। बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव झलक आया। उन्होंने कहा, पूजा पाठ व्रत सब ढकोसला है। अब जो भाग्य में ही नहीं है वो पूजा पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। मेरा तो ये अटल विश्वास है। हाँ, इसी विश्वास ने सब चौपट कर रखा है। ऐसे ही विश्वास पर सब बैठ जाए तो काम कैसे चले? भला बताओ, सब विश्वास पर ही न बैठे रहें। आदमी काहे को किसी बात के लिए चेष्टा करे, प्रयास करे? हाँ? तुमसे बात करना भी ना। बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं, अतएव वो स्त्री की बात का कुछ उत्तर न देकर वहां से टल गए। बाबू रामजी दास धनी आदमी हैं, कपड़े की आढ़त का काम करते हैं, लेन देन भी है। इनसे एक छोटा भाई है, उसका नाम है कृष्णदास। दोनों भाइयों का परिवार एक में ही है। बाबू रामदास जी की आयु 35 के लगभग है और छोटे भाई कृष्णदास की आयु 21 के लगभग। रामदास जी निःसंतान हैं। कृष्णदास के 2 संतानें हैं। एक पुत्र वही पुत्र जिससे हमारे श्रोता परिचित हो चुके हैं, और एक है कन्या। कन्या की वय 2 वर्ष के लगभग है। रामजी दास अपने छोटे भाई और उनकी संतान पर बड़ा स्नेह रखते हैं, ऐसा स्नेह कि उसके प्रभाव से उन्हें अपनी संतानहीनता कभी खटकती ही नहीं। छोटे भाई की संतान को अपनी संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामदास जी से इतने हिले हैं
कि उन्हें अपने पिता से अधिक समझते हैं। परंतु रामदास जी की पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। वो दिन रात संतान की ही सोच में घुली रहती हैं। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकता है। रात के भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामजी दास शैया पर लेटे शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे हैं। पास ही दूसरी शैया पर रामेश्वरी हथेली पर सिर रखे किसी चिंता में डूबी हुई थी। दोनों बच्चे अभी बाबू साहब के पास से उठकर अपनी मां के पास गए थे। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर कहा, सुनो, आज तुमने मनोहर को बुरी तरह ढकेला था कि मुझे अब तक उसका दुख है। कभी कभी तुम्हारा व्यवहार अमानुषिक हो उठता है। अब तुम ही ने मुझे ऐसा बना रखा है। अरे हाँ, अब देखो, उस दिन उस पंडित ने कहा था ना कि हम दोनों के जन्म पत्री में संतान का जोग है और उपाय करने से संतान हो सकती है। हाँ, उसने उपाय भी बताए थे, पर तुमने उनमें से एक भी उपाय करके नहीं देखा। बस तुम तो इन्हीं दोनों में मगन रहते हो और तुम्हारी इस बात से रात दिन मेरा कलेजा सुलगता रहता है। अब आदमी उपाय तो करके देखता ही है ना, फिर होना ना होना भगवान के अधीन है। रामेश्वरी, तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री भी क्या कहूं। तुम इन ज्योतिषियों की बातों पर विश्वास करती हो जो दुनिया भर के झूठे और धूर्त हैं, झूठ बोलने की ही रोटियां खाते हैं। तुम्हें तो सारा संसार झूठा ही दिखाई पड़ता है और ये पोथी पुराण सब झूठे हैं। क्या बात है, पंडित कुछ अपनी तरफ से बनाकर तो कहते नहीं है। शास्त्र में भाई जो लिखा है वही वे भी कहते हैं। अब वो झूठा तो सब शास्त्र भी झूठे हैं ना। कैसे समझाएं? अरे जरा सा अंग्रेजी क्या पढ़ ली, अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं है। अच्छा, जो बातें बाप दादे के जमाने से चली आ रही हैं उन्हें भी झूठा बताते हैं आप तो। तुम बात तो समझती नहीं, अपनी ही हांके जाती हो। मैं ये नहीं कह सकता कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। संभव है सच्चा हो, परंतु ज्योतिषियों में अधिकांश झूठे होते हैं। उन्हें ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान तो होता नहीं। दो एक छोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर ज्योतिषी बन बैठते हैं और लोगों को ठगते फिरते हैं। ऐसी दशा में उनकी बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? हाँ, ऐसी दशा में उन पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? सब झूठे ही हैं, बस तुम ही एक बड़े सच्चे हो। अच्छा, एक बात पूछती हूँ तुमसे, भला तुम्हारे जी में संतान का मुख देखने की इच्छा क्या कभी नहीं होती? हाँ, इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा। कुछ देर वो चुप रहे, तत्पश्चात एक लंबी सांस लेकर बोले, भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा ना हो? परंतु क्या किया जाए? जब नहीं है और न होने की कोई आशा ही है, तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ? इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती वही भाई की संतान से भी हो रही है ना। फिर वही रट लगाते हो। जितना स्नेह अपनी पर होता उतना ही इन पर भी है। जो आनंद उसकी बाल क्रीड़ा से आता वही इनकी क्रीड़ा से आ रहा है ना। फिर नहीं समझता कि चिंता क्यों की जाए। तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूं, इसी से तो रात दिन जला करती हूं। भला ये बताओ, हाँ जरा सोच के बताना, ये बताओ कि तुम्हारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा? अरे क्या रामेश्वरी, तुम भी कहां की तुच्छ बातें ले आई। अच्छा, ये तुच्छ हो गई बात। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपने अच्छे कर्मों से चलता है। तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है। सूरदास को मरे हुए कितने दिन हो चुके। इसी प्रकार जितने महात्मा हुए हैं उन सब का नाम क्या उनकी संतान के बदौलत चल रहा है। बड़े ज्ञानी हो गए। सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है उतनी ही नाम डूब जाने की संभावना रहती है। परंतु सुकर्मों से नाम तो बढ़ता ही है, घटने की आशंका रहती ही नहीं। अब हमारे शहर में राय गिरधारी लाल कितने नामी थे, उनकी संतान थी नहीं? हाँ, पर उनकी धर्मशाला और अनाथालय से उनका नाम अब तक चला आ रहा है। अभी न जाने कितने दिनों तक चला जाएगा। भाई मेरे छोटे दिमाग में ये सब कुछ समझ में नहीं आता।
बस इतना जानती हूँ कि शास्त्र में लिखा है, जिनके पुत्र नहीं होता उनकी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति पर मुझे विश्वास नहीं है। अब ये मुक्ति है किस चिड़िया का नाम? यदि मुक्ति होना भी मान लिया जाए तो ये कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्र वालों की मुक्ति हो ही जाती है? मुक्ति का भी क्या सहज उपाय है? ये कितने पुत्र वाले हैं, सभी को तो मुक्ति हो जाती होगी। इस पर रामेश्वरी निरुत्तर होकर बोली, अब तुमसे कौन बकवास करे? तुम तो अपने सामने किसी को मानते ही नहीं हो। बहस करना बेकार है। मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व प्रेमी है। कैसी ही उपयोगी, कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों ना हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता। किंतु भद्दी से भद्दी और बिल्कुल काम ना आने वाली वस्तु को यदि मनुष्य अपनी समझता है तो उससे प्रेम करता है। पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों ना हो, कितनी ही उपयोगी क्यों ना हो, कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य कुछ भी दुख का अनुभव नहीं करता, इसलिए कि वो वस्तु उसकी नहीं, पराई है। अपनी वस्तु कितनी ही भद्दी हो, काम में ना आने वाली हो, नष्ट होने पर मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कि वो अपनी चीज है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज से प्रेम करने लगता है। ऐसी दशा में भी जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपना बनाकर नहीं छोड़ता अथवा हृदय में ये विचार नहीं कर लेता कि वो वस्तु मेरी है, तब तक उसे संतोष नहीं होता। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम से ममत्व। इन दोनों का साथ चोली दामन का सा है, ये कभी पृथक नहीं किए जा सकते। यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उनका हृदय एक माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। उनके हृदय में वे गुण विद्यमान और अंतर्निहित थे जो एक माता के हृदय में होते हैं, परंतु उसका विकास नहीं हुआ था। उसका हृदय उस भूमि की तरह था जिसमें बीज तो पड़ा हुआ है, पर उसको सींचकर और इस प्रकार बीज को प्रस्फुटित करके भूमि के ऊपर लाने वाला कोई नहीं। इसलिए उसका हृदय उन बच्चों की ओर खींचता तो था, परंतु जब उसे ध्यान आता था कि ये बच्चे मेरे नहीं दूसरे के हैं, तब उसके हृदय में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता था, घृणा पैदा होती थी। विशेषकर उस समय उनके द्वेष की मात्रा और बढ़ जाती थी जब वो ये देखती थीं कि उनके पतिदेव उन बच्चों पर प्राण देते हैं जो उनके नहीं हैं। कथा सुधा के अगले भाग में हम जानेंगे कि भावनाओं के सागर में गोते लगाती इस कहानी में क्या होता है। क्या ताई के शुष्क हृदय में ममता रूपी प्रेम का दीपक जलेगा? सुनिएगा अगली कड़ी में। कथा सुधा के प्रथम अंक में आज आपने सुनी सुप्रसिद्ध कथाकार विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी ताई। पात्र परिचय इस प्रकार है। ताई रामेश्वरी रेणु चतुर्वेदी, ताऊ रामजी दास जयंत पात्रिकर, बालक मनोहर प्रज्वल सिंह, सूत्रधार जी श्याम। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो बुआ कितनी अच्छी सी कहानी अभी हम लोग ने सुनी कथा सुधा में ताई की। तो भाई ताई जहाँ पर अभी बात चल रही है वहाँ पर रामेश्वरी की भतीजे की, तो अब देखते हैं कि अगली कड़ी में क्या होता है। बिल्कुल जिज्ञासा बनी रहेगी जी। लेकिन बहुत सारे हमारे साथियों ने इसको अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है, उन्हें याद भी होगा, लेकिन जो यहाँ की प्रस्तुति है विविध भारती के मंच से जो आपने ये पठन सुना वो कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा, है ना। और बुआ देखिए आजकल गर्मियों का जो मौसम है उसमें ये जो समस्या है हमारी फूड पॉइजनिंग की, ये
आम बात हो जाती है। सामान्य सी बात है, बिल्कुल सही बात है। और देखो क्या होता है कि अक्सर ये जो मौसम है इसमें चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं, खाने वाली चीज़ें, लेकिन हम लोग को थोड़ी सी लालच लगती है, अब ज़्यादा बन गया है तो फ्रिज में रख दो, या कभी ध्यान नहीं दिया, निकाल के पहले रख दिया, फिर निकाला, तो उसमें कभी कभी चीज़ ख़राब हो जाती है और हमें पता नहीं चलता है ना। जी बिल्कुल, और ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। और इसके साथ साथ जो दूषित पानी है उस पीने की वजह से भी ये समस्या हो जाती है, या जैसे आपने खाना बोला है बासी खाना है उससे हो जाती है। और जो सब्जियां वगैरह हम लाते हैं, अगर हमने उनको ठीक से साफ नहीं किया, 2-3 पानी से नहीं धोया, तो भी ये जब हम पकाएंगे तो ये भी समस्या हमारे अंदर आ जाती है। बिल्कुल, फूड पॉइजनिंग में होता यह है कि बिल्कुल पेट, जिसको अक्सर कहते हैं, जिसको कहना चाहिए मथ जाता है या हौड़ देता है बिल्कुल पूरा, है ना, और मरोड़ सी उठती है, दर्द होता है, उल्टी हो जाती है, कभी कभी दस्त लग जाते हैं, यानी कि जो भी हमने खाया है वो पच नहीं रहा है और किसी तरह से शरीर जो है उसे स्वीकार नहीं करता है, उसको निकालना चाहता है, क्योंकि वो शरीर के लिए जहर ही है एक तरीके से। तो बाकी समस्याएं हों, लेकिन प्रकृति ने इसीलिए बड़ा ये खूबसूरत बनाया है पूरा सिस्टम कि वो खुद ब खुद निकालने की कोशिश करता है और उसको पूरी तरह से निकालता है। ऐसे में क्या होता है कि हमारा शरीर पूरा कमजोर पड़ जाता है, हम निढाल हो जाते हैं, है ना। और तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कैसे कैसे हो जाता है, तो हम वो ना करें। हाँ, वो चीज हम ना करें। और अगर हो गया है तो पहले तो ना ही करना, तो वही ध्यान देना है कि हमें, तो जैसे कि अभी तुमने पानी का कहा, ऐसे ही जैसे कि हम रास्ते में अक्सर कटा हुआ कोई फल देखा हमने या फ्रूट चाट वगैरह देख लिया, तो हम कोशिश करते हैं चलो लाओ खा लेते हैं, है ना। और इसके साथ जूस जो मिलते हैं हमें बना के वो लोग जो दे रहे हैं, उनमें भी कई बार ये चीजें हो जाती है कि सही फल नहीं धुला है, तो बर्तन नहीं धुला है, उस वजह से भी ये समस्याएं हो जाती है। तो हमें ये चीज भी ध्यान रखनी है कि हमें बाहर खुली हुई चीजों को नहीं खाना है। इससे अच्छा कि आप नारियल पानी पी लें, वो एकदम शुद्ध सात्विक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों को ख्याल रखें। और वैसे भी बाहर का तो इस मौसम में खास तौर से बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि जैसे हमने घर में बताया ना कि चीज़ खराब हो गई और हमें पता नहीं चला, तो बाहर तो वो और मसाला, देखो हर चीज़ का तुमने भी ध्यान दिया होगा कि जो भी चीज़ हम बाहर खाते हैं उसमें सब चीज़ 20 रहती है ना, मिर्च मसाला नमक, और इसीलिए शायद स्वादिष्ट भी लगता है रोजमर्रा में। हाँ, चटपटा अच्छा लगता है। कहना चाहिए बुआ जी, जवान को तो चटपटी चीजें अच्छी लगती है, लेकिन हम थोड़ा सा घर में चीज संतुलित खाते हैं तो लेकिन चीजों का लेकिन स्वाद पता चल जाता है हमको। और जब ज्यादा जब वो तेल डाल देते हैं, मसाले बढ़ा देते हैं, तो चीज खराब हो गई, हमें ये पता ही नहीं चलता, है ना। कोई सब्जी है, ज्यादा फ्राई कर दे तो पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं चलता। और वो सच में बिल्कुल पॉइजनिंग, क्या मतलब वो सच में हमारे शरीर के लिए जहर होता है। बिल्कुल। और कई बार हम जाते हैं तो कहीं टंकी से हम पानी पी लेते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है कि या तो हम अपने घर से ही पानी लेकर चले, या जब भी हम पानी ले रहे हैं तो नहीं चलना ही है घर से लेकर, साथ में लेके चले। और जब भी कहीं बोतल, पानी की जो बोतलें आती हैं वो ही हम लेकर के पिए, बंद, जिनकी सील पैक। लेकिन एक्सपायरी जरूर देख लेना चाहिए, पानी की भी एक्सपायरी होती है। ऐसे ही जो डिब्बा बंद चीजें पहले तो लेना, अगर ले भी रहे हैं तो उनका एक्सपायरी भी ध्यान रखें। और ये ना सोचे, अक्सर ऐसा भी होता है कि अरे 10 ही दिन तो हुआ है, अभी एक्सपायर हुए और इसको चलो इस्तेमाल कर लेते हैं, वो भी नुकसान, वो बिल्कुल ना करें। फूड पॉइजनिंग की पूरी संभावना हो जाती है। और फूड पॉइजनिंग मंजरी बिटिया ऐसा ना 7 तरीके के होते हैं। चलो तरीके हमें जानने की क्या जरूरत है, जहर तो जहर है, लेकिन इससे बचने के लिए जैसे हम लोगों ने बातें जो की वो न करें, तो जाहिर है कि हम ठीक ठाक रहेंगे। और पानी का बराबर ख्याल रखें, और हम समय का ख्याल रखें, हम समय का ख्याल रखें, तो हम समझ रहे हैं। तो बुआ, अब सखी सहेली प्रोग्राम से लेते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार।